हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो सारे अकाउंटिंग हमें करने होते हैं उनको करने के बाद लास्ट वर्क हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? जिससे हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को, यानी अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकें। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा? फाइनल अकाउंट आएगा। क्या आएगा? फाइनल अकाउंट्स आएगा। फाइनल अकाउंट्स में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली इसमें हमारा आता है बैलेंस शीट। क्या आता है? बैलेंस शीट। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा बेसिक पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फिर उसमें हम पढ़ेंगे क्या है ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो मीनिंग दी गई है वो ये बताया गया है कि ये कब प्रिपेयर होता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कब प्रिपेयर होता है? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। और किस लिए? अपने परफॉर्मेंस को। किसके लिए? अपनी परफॉर्मेंस को और पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस के अपने परफॉर्मेंस और पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब हम अगर इसके सेट की बात करें कि इसमें क्या क्या आता है, तो पहला जो सेट हमारा है वो हमारा आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। और दूसरा इसमें जो आता है वो हमारा है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। इसको हम परफॉर्मेंस के लिए और इसको हम पोजीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक, इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। और ये हमारा एंड प्रोडक्ट भी होता है। क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है, कि जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, इसके ऑब्जेक्टिव्स की, या फिर हम कहें इसके नीड की, ज़रूरत क्या है, या फिर हम इसके इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव, नीड या इम्पोर्टेंस है वो किससे रिलेटेड है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला जो है फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, नीड या इंपॉर्टेंस? ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू यानी हम जिसको बोलते हैं नेट सेल्स, जो भी हमने सेल्स किया, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स हमने बेचा उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में, यानी नेट सेल के बीच में जो डिफरेंस हम डिटरमाइन करते हैं, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा नेट सेल ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। अदरवाइज अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा है और नेट सेल कम है तो ग्रॉस लॉस होता है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए या इसको डिटरमाइन करने के लिए हम प्रिपेयर क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दूसरा इससे रिलेटेड क्या है? नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। नेट प्रॉफिट क्या है हमारा? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इन एक्सपेंसेस एंड
एडिंग ऑल इनकम्स, यानी जितने भी इनकम हैं सबको जोड़ लें, जितने भी खर्चे हैं सबको घटा लें अगर ग्रॉस प्रॉफिट से, तो जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो नेट प्रॉफिट, निगेटिव रिजल्ट है तो नेट लॉस। और इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम तीसरा बात करें कि और क्या इसके फायदे हमको मिल जाते हैं, तो कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन हम आसानी से कर पाते हैं किससे, प्रीवियस ईयर के साथ, ये और करंट ईयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में हमें काफ़ी हेल्प करता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो अपने बिजनेस को कंपेयर करना हो या सिमिलर टाइप के किसी दूसरे बिजनेस को कंपेयर करना हो दूसरे के बिजनेस को, तो उसमें भी आसानी होती है। और अगर फोर्थ की हम बात करें तो एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे इसमें रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, एंड इनकम जितने हैं वो सारे इनकम भी रिकॉर्ड होते हैं। तो इनका हमें क्या मिल जाता है, डिटेल्स मिल जाते हैं। ठीक, तो डिटेल्स के लिए फिर अगर हम फिफ्थ बात करें, हमें किसकी ज़रूरत होती है, अपने बिजनेस के लिए रिजर्व भी करने की ज़रूरत होती है। रिजर्व बेस्ड किस पे होता है, प्रॉफिट पे होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से ही हम रिजर्व रखेंगे, कुछ फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रख पाएंगे। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर जनरल पर्पस के लिए कोई कॉन्टीजेंसी आती है उसके लिए, तो वो भी बेस्ड किस पे होता है, प्रॉफिट पे। तो उसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 6 क्या है, रेशियो। रेशियो निकालने की, रेशियो एनालिसिस करने के लिए, रेशियो एनालिसिस क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी क्या है। ठीक है, कितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू हमारे सेल, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो क्या है, फिर हम बोले नेट प्रॉफिट की रेशियो क्या है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी रेशियो एनालिसिस करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा था, बैलेंस शीट। क्या था, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको हम जानेंगे। तो बैलेंस शीट में पहली चीज़ यहाँ पे हम फाइनेंशियल पोजीशन, क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, और जो कैपिटल्स है जो हमने इन्वेस्ट किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर एक पर्टिकुलर डेट पे इस एसेट्स की वैल्यू क्या, लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, कैपिटल कितना है हमारा, वो बताता है। दूसरा इसमें फिर वही आ जाएगा कि कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। कंपैरिजन अगर करना हुआ कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास एसेट्स कितने थे, लायबिलिटी कितनी थी, कैपिटल कितना था, और करंट ईयर में हमारे पास कितना है, या सिमिलर नेचर की कोई बिजनेस है, कंपनी है, तो उनका आपस में क्या रेशियो है, क्या कंपैरिजन है कि भाई कैपिटल उनका कितना इन्वेस्टमेंट है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है, उनके एसेट्स कितने, मेरे एसेट्स कितने, उनकी लायबिलिटी कितनी, मेरी कितनी लायबिलिटी है। तो कंपैरिजन करना काफ़ी आसान होता है। तीसरा है, हम इसमें एनालिसिस तो करते ही हैं, रेशियो एनालिसिस, और इसमें हम सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है कि भाई डेप्ट पे करने की एबिलिटी क्या है। डेप्ट पे करने की एबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, चाहे वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, जो भी लायबिलिटीज़ हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, उसको पे करने की हमारी एबिलिटी क्या है, उसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई इनके इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और नीड की। अब हम बात करें कि हम इसको बनाते क्यों हैं। तो भाई इसके कुछ यूजर्स भी होते हैं। कौन होते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वही आपके यहाँ भी होते हैं। पहले आपके कौन से होते हैं, इंटरनल होते हैं। कौन होता है, इंटरनल। इंटरनल में आपके 3 आते हैं। एक तो आता है आपका ऑनर, दूसरा आता है मैनेजमेंट, और तीसरे आपके क्या होते हैं, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स।
अब देखिए ऑनर क्यों भाई, ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाया, रिस्क ले रहा है, तो उसके बदले उसका क्या फायदा हो रहा, कितना बेनिफिट हो रहा, उसका कैपिटल का पोजीशन क्या है, उसके लिए वो इंटरेस्टेड होता है। मैनेजमेंट, उसे नई नई पॉलिसीज लानी है, नए जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, कुछ डिसीजन फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड लेने हैं, ठीक है, ग्रोथ देखना है क्या है आगे का, उसको जो है क्या कहते हैं फॉरकास्टिंग करनी है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए उसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉइज़ वर्कर मेनली इनको बोनस चाहिए, सैलरी इनको मिलती है, तो वो किस पे बेस्ड होता है, कंपनी की प्रॉफिट या बिजनेस की प्रॉफिट पे। प्रॉफिट अच्छा हो रहा, सैलरी बढ़ेगी, बोनस मिलेगा, अदरवाइज वो भी कटेगा इनका। फिर इसके बाद हमारे दूसरे कौन होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में हम सबसे पहले क्या लिखें, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फंड प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे परफॉर्मेंस को देखते हैं, हमारी पोजीशन को देखते हैं, उसके बाद ही वो हमें जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिटर हमारी क्रेडिट वर्थनेस को चेक करता है कि भाई जो हम क्रेडिट पे लेते हैं गुड्स वगैरह, वो हम टाइमली पेमेंट करते हैं कि नहीं करते, या फिर कितने टाइम में हम पेमेंट करते हैं। इन्वेस्टर हैं हमारे, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आपको किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो तो आप कब इन्वेस्ट करोगे, जब आप उसको एनालाइज करोगे कि भाई जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या पैसा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना सेफ है, उस पर उनको कितना जो है डिविडेंड वगैरह या प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपका अमाउंट सिक्योर है नहीं सिक्योर है, उसको एनालाइज करने के बाद ही आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो वही काम इन्वेस्टर का होता है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़, वही नई नई पॉलिसीज़ लानी होती है। टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनको टैक्स के लिए चाहिए कैलकुलेशन करना है, टैक्स निकालना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये भी होते हैं। रिसर्चर्स, मार्केट में रिसर्च करना होता है। पब्लिक भी इसके यूज़र्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इनमें कुछ और चीज़ों की अगर बात करें तो इसमें दो तरीके के आइटम्स होते हैं, एक कैपिटल नेचर का होता है और एक होता है रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू आइटम्स, ठीक। अब ये कैपिटल आइटम क्या है और रेवेन्यू आइटम क्या है। देखिए कैपिटल, जैसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीज़ें आती हैं इन दोनों में, एक आता है एक्सपेंडिचर और एक आता है आपका रिसिप्ट्स। क्या आता है, रिसिप्ट्स। अब ये क्या है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या खरीदा, एक मशीनरी खरीदी, और मशीनरी आप किस लिए खरीद रहे हो, अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, और आप इसका यूज़ भी काफ़ी लंबे टाइम तक करने वाले हो। तो ऐसे एसेट्स पे अगर कोई खर्चा होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और इसके लिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि उस एसेट्स, जो भी एसेट्स पे खर्चा किया गया है, उस एसेट्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम इसको शो करते हैं। फिर आता है कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट से क्या है, जो कैपिटल इनकम होता है, तो कैपिटल इनकम है तो एसेट्स में ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्रेडिट होगा और इसको भी बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर रेवेन्यू आइटम, यानी जो हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड है, जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो अगर इसमें कोई एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इसमें कोई एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू आइटम का, जैसे हमने गुड्स खरीदा, हमने वेजेस दिया, हमने सैलरी दी, हमने कमीशन दिया, हमने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो ये सारे क्या हमारे खर्चे हैं, जो बिजनेस में हमारे खर्चे रेगुलर होते ही हैं। तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग या और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जैसे कोई इनकम होती है, सेल किया, पैसा आया, कोई कमीशन मिला, कोई रेंट मिला, कोई डिविडेंड मिला, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल नेचर का कोई आइटम मिलता है तो वो बैलेंस शीट में जाना है, और अगर रेवेन्यू नेचर का कोई आइटम मिलता है तो वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर है तो डेबिट में, और अगर रिसिप्ट है तो क्रेडिट में आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें अपने फाइनल अकाउंट्स की, किसकी बात करें, फाइनल अकाउंट की,
तो फाइनल अकाउंट हमारा क्या है, जो ईयर के एंड में प्रिपेयर होता है। और ईयर के एंड में प्रिपेयर होने वाली चीज़ें क्या है वो हमने आपको पहले ही बताई कि क्या क्या प्रिपेयर होता है। ईयर के एंड में प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फिर प्रिपेयर होता है बैलेंस शीट। तो आज हम बात करेंगे किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की, कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट तो हमने आपको दे दिया कि फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि ट्रेडिंग अकाउंट आखिर है क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा है ये फर्स्ट स्टेज होता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का। पहला स्टेप हमें यही करना होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होता है। यानी जो कॉस्ट है ये बाइंग, जो कॉस्ट लगी है और जो हमारी रेवेन्यू हुई है उसके बीच में डिफरेंस को डिटरमाइन करते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हम जो डिटरमाइन करते हैं वो किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। इसके फायदे क्या हैं, देखिए एक फीचर इसका पहले हम देख लेते हैं। फीचर क्या है कि एक तो ये पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो पहला स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। इसमें हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, ओनली नेट सेल्स, यानी जो हमारा बिका है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, गुड्स सोल्ड। इसके बाद इसका जो बैलेंस होगा, इसमें जो बैलेंस आएगा वो या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर हमारा क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा उसको हम ट्रांसफर कहां पे कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि फॉर द ईयर एंडेड बोला। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है कि जो पूरे ईयर में जो भी चीजें हुई हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको लिखना है, यानी सब को लिखना है। तो ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखने होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्रेडिट साइड में कोई इनकम गेन या प्रॉफिट है, इनकम्स एंड गेन या हम बोले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के एंड में अनसोल्ड गुड्स बच गया वो करंट ईयर में क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर इसके बाद टू परचेजेस, और परचेजेस की जो भी वैल्यू होगी पूरे ईयर में, जितना कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, सब कुछ मिला के होगा टोटल। और इसमें से जो रिटर्न आउटवर्ड होगा, यानी जितने भी गुड्स हमने खरीदने के बाद वापस कर दिए हैं अपने सेलर को, उसको लेस करेंगे, फाइनल अमाउंट को यहाँ पे दिखाएंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस को ये याद करने से बेटर होगा कि हम ये समझ लें कि इसमें किस टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि रिलेटेड किससे होंगे, कोई गुड्स हमने खरीदा हो, अगर हम सेल परचेज का बिजनेस करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई आ गया, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ आ गया, ठीक है। या हम अगर कंप्लीटली कहें कि अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंस आ गया, जहाँ पे किसी गुड्स को बनाया जाता है, कोई यूजफुल गुड्स बनाई जाती है, या फिर किसी नए गुड्स का जो है, या मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग है, परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिया वेजेस एंड सैलरी, अगर यही सैलरी पहले होता तो सैलरी ऑफिस में दी जाती है और वेजेस को किसी चीज को बनाने के लिए दिया जाता है। जैसे बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो लेबर है, वहां पे लेबर को क्या दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा। अब लेबर को सैलरी थोड़ी दी जाएगी, ठीक है, और वो तो डेली बेसिस पे होते हैं, उनको वेजेस होगा। तो कुछ बनाने के लिए अगर पेमेंट किया जा रहा है तो वो वेजेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आखिर वही चीज इसने बोली कि डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो कि डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो,
कैरेज इनवर्ड, भाई कैरेज इनवर्ड कब देंगे? ढुलाई का खर्चा जब कुछ खरीद के ला रहे होंगे तब तो देंगे। फ्रेट एंड कार्टेज वो भी उसी का है। फैक्ट्री पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस एंड पावर, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा क्यों पे करेंगे? क्योंकि वहां पे कुछ तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कुछ तो हो रहा होगा। और फाइनली क्रेडिट में देखिए सेल्स आता है, जो भी हमने सेल किया। रिटर्न इनवर्ड आएगा, जो भी हमने बेचने के बाद जो वापस आ गया गुड्स हमारे कस्टमर से वो लेस होगा। स्क्रैप सेल यानी कुछ कबाड़ था उसको बेच दिया, पैसा आया। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में अनसोल्ड बच जाता है तो उसको लिखेंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या किसी एक्सीडेंट में कोई लॉस हो जाता है गुड्स का, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, तो ये सारे आएंगे। इसके बाद हम दोनों साइड का करेंगे बैलेंस। बैलेंस का मतलब आप लेजर से ही समझ सकते हो कि दोनों साइड का टोटल, जिसका टोटल ज़्यादा वो टोटल के कॉलम में। सपोज क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो टू ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कैरी डाउन कर देंगे, यानी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, बाई ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो ग्रॉस लॉस है, ठीक, या जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास, इन दोनों में से कोई एक ही एक बार में आएगा, दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। एक आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा एडजस्टेड परचेज, क्या मिलेगा? एडजस्टेड परचेज मिल जाएगा। तो एडजस्टेड परचेज क्या होता है? एडजस्टेड परचेजेज इज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है किसका फॉर्मूला? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज अगर आपको कहीं पे दिया गया है तो ध्यान रखिएगा कि उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमारा इंक्लूडेड है। इसलिए जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ना तो ओपनिंग स्टॉक को हम लिखेंगे और ना ही हम किसको लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को। दोनों को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कब? जब हमें दिया होगा एडजस्टेड परचेज। अब यहां पे देखें कि ये तो फॉर्मेट हो गया। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्री, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है कि हम डेबिट एस्पेक्ट के लिए, किसके लिए? डेबिट साइड में जो चीजें हैं उसके लिए अगर हम एंट्री करें तो एंट्री क्या हो जाएगी? ठीक है, तो यहां पे देखिए डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2 क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्या आया था? ओपनिंग स्टॉक आया था। परचेजेस हम नेट लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, नेट परचेजेस। और 2 हम कह दें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस से सारे एक्सपेंसेस आ गए, फिर सारे एक्सपेंसेस को एक साथ लिखना फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन में दिया है तो आसानी से लिखा जा सकता है। अब इस डायरेक्ट एक्सपेंस में आपके परचेज से रिलेटेड भी एक्सपेंस आ गए, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, सारे खर्चे आपके इसमें आ गए। अगर हम यही एंट्री क्रेडिट साइड के लिए करें तो क्रेडिट साइड के लिए बेसिकली एंट्री क्या होगी? क्रेडिट तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में है तो ट्रेडिंग क्रेडिट होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे डेबिट में? नेट सेल्स आ जाएगा, नेट सेल्स अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। अगर हमने स्क्रैप सेल किया है तो स्क्रैप सेल्स अकाउंट डेबिट। अगर कोई लॉस हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट। और 2 ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ये इसकी एंट्री होगी। वैसे कोई ज़रूरत नहीं आपको 11th में ये एंट्री जानने की, क्योंकि इससे कुछ आएगा नहीं। फिर इसके बाद फाइनल, अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंसिंग फिगर किधर आया होगा? डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट के। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर कहीं ग्रॉस लॉस है तो एंट्री क्या हो जाएगी? वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ट्रांसफर होगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि जो ग्रॉस लॉस है वो क्या शो कर रहा है कि एक्सेस ऑफ डेबिट। तो डेबिट अगर ज़्यादा है
तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस किधर आया होगा, आपके क्रेडिट में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शो होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। अगर ये क्रेडिट साइड में आया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कर रहा है कि डेबिट इतनी वैल्यू से ज्यादा है, तो वो लॉस होगा। ट्रेडिंग के किधर आया, देखिए क्रेडिट साइड में आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रॉस लॉस। यही वैसे ही यहाँ पे डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई क्रेडिट वाला आपसे इतना ज़्यादा है, तो ये क्रेडिट को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम एन इनकम स्टेटमेंट। क्या दिया है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, कैरेज इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न है, ग्रॉस प्रॉफिट है, परचेजेस है, परचेज रिटर्न है। आपसे बोला कैलकुलेट करो क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला भी यही बता दे रहे हैं, अलग से नहीं बताया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। देखो भाई हमारे पास शुरुआत में इतना था, हमने खरीदा, खरीदने के बाद थोड़ा बहुत वापस भी किया, और आखिरी में जो बचा है तो अगर उसको हमने निकाल लिया डिफरेंस इसका, तो ये पता चला कि जो बेचा है वो कितना है और उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर हम इन दोनों को एक साथ कर दें, इन दोनों को एक साथ करें, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नेट परचेज। क्या बोला जाएगा, नेट परचेज। और नेट परचेज का मतलब क्या, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट से ही देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कब आया। देखिए सेल, उसमें से रिटर्न माइनस हुआ, स्क्रैप सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल, लॉस ऑफ स्टॉक, ये इतना सारा एक साइड, और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे एक तरफ। तो जब क्रेडिट ज़्यादा हुआ और डेबिट कम, मतलब इनमें से जब हमने इसको माइनस किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा इसी की हेल्प से। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लें नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब आप जानते ही हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये अलग कर लेते हैं, प्लस ये ओपनिंग स्टॉक है, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये अलग है और ये आपका अलग पार्ट है। अब क्वेश्चन से देखिए आपको क्या चाहिए। अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, लेकिन इसने बोला है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, तो नहीं यूज हो सकता। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नेट सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जरूरत है। तो हमें इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नेट सेल्स भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न है हमारे पास और सेल्स भी है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक भी है और डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, परचेज भी है, परचेज रिटर्न है। मतलब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला यूज करें ग्रॉस प्रॉफिट का तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और जब क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा तो कॉस्ट भी निकल आएगा। तो फॉर्मूले पे रख देते हैं वैल्यू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है हमें, 6000 रुपीज दिया है, इज इक्वल टू नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होगा, सेल्स हमारे पास कितना है 16,000, सेल्स रिटर्न कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 16,000 माइनस 1000, ये हो गया। प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही रहने देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है कितना 5000, प्लस नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस क्या होता है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज हमें दिया है 10,000 और परचेज रिटर्न है 900,
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ कैरेज इनवर्ड है। अगर आपको कहीं ये आउटवर्ड लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मतलब होता है सेल से रिलेटेड एक्सपेंस, फिर ये डायरेक्ट नहीं रहेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कितना है 1000 रुपीज, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो 6000 इज इक्वल टू 16 माइनस 1000 15,000, ब्रैकेट में ही रहने दें, छोटा ब्रैकेट हटा दो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, इसको सॉल्व करिए तो 10,000 में से 900 जाएगा तो ये कितना बचेगा 9100, 5000 प्लस 1000 6000, तो ये कितना हो जाएगा 96 15,100, 15,100, इसको ले आओ इधर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 6000 प्लस 15,100, साइड बदलेगा तो साइन भी बदल जाएगा, इज इक्वल टू 15,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी, 15,000 को इधर ले आओ तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6000 प्लस 15,100 माइनस 15,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 15,100 से 15,000 माइनस हुआ, बचा कितना 100 रुपीज और 6000 ये है, तो बच गया हमारे पास 6,100 रुपीज, क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए फॉर्मूला रख दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक देखिए 5,000 रुपीज दिया है, ये हो गया 5,000, इसमें आता है प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो परचेज आपका था 10,000 माइनस परचेज रिटर्न था 900, और फिर माइनस इसमें प्लस क्या कर दें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या प्लस कर दें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे छूट गया था तो प्लस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 1,000 रुपीज है और माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अभी आपने निकाला 6,100 रुपीज, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5,000 10,000 15,000 16,000 16,000 900 माइनस में 6,100 माइनस में कितना आ जाएगा 7,000 माइनस में, और ये कितना आ जाएगा आपका 9,000 रुपीज, तो 9,000 रुपीज आपका क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या निकालना है ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम रहेगा कि कैसे निकलेगा। अगर हमारे पास कॉस्ट है तो हम किसकी हेल्प से निकाल, अगर कॉस्ट हमें दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट नहीं दिया है तो फिर हम जो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था उसी को यूज करेंगे। देखिए क्या है, कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट सेल्स, परचेज, कैरेज इनवर्ड और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हमें क्या पता है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता है 40% ऑन सेल, तो नेट सेल हमारा कितना होगा, यहाँ पे नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कैश सेल्स दिया लिख लेंगे कैश सेल्स, और बताया था फॉर द ईयर एंडेड होता है तो पूरे साल का, क्रेडिट सेल्स भी दिया तो उसको भी लिख लेंगे हम क्रेडिट सेल्स, ये टोटल सेल्स हुआ, माइनस सेल्स रिटर्न, जितना भी रिटर्न हुआ है उसको माइनस करेंगे, तो कैश सेल्स हमारे पास कितना है 40,000 रुपीज, ये रहा, क्रेडिट सेल हमारे पास कितना है 1,65,000, तो प्लस 1,65,000, और सेल्स रिटर्न ये रहा हमारे पास 5,000 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज, कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। अब ये 2 लाख रुपीज क्या आ गया हमारे पास, नेट सेल्स आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमें क्या कहा कि 40% ऑन सेल ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज नेट सेल्स और इसका 40%, तो 40% इसका कितना हो जाएगा 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है तो इसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक
माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 80,000 है। हमें निकालना क्या है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। नेट सेल्स अभी हमने निकाला था कितना, 2 लाख रुपीज, 2 लाख हो गया। प्लस क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 36,000 रुपीज, 36,000 रुपीज माइनस ओपनिंग स्टॉक हमें फाइंड करना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐसे ही रहने देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस क्या होता है, देखिए परचेज से अगर हम परचेज रिटर्न माइनस कर दें, यहाँ पे निकाल लेते हैं कि नेट परचेजेस कितना होगा। आप चाहो तो फॉर्मूले में ही डायरेक्ट कर सकते हो, परचेजेस माइनस रिटर्न। तो परचेज है हमारे पास 1,24,000 माइनस परचेज रिटर्न देखिए कितना है, 4,000 रुपीज है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए कैरेज इनवर्ड हमारे पास है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना, 8,000 रुपीज, इसको प्लस कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2,36,000, 2,36,000 120 प्लस 8 1,28,000 और ब्रैकेट हटा दें तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस 1,28,000 और माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक तो माइनस में हो नहीं सकता, तो साइड बदल देंगे इसका, 80,000 को क्या करेंगे, यहां लाएंगे और ओपनिंग स्टॉक को इधर ले जाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू इसको सॉल्व भी कर लें यहीं पे, तो ये कितना बचेगा, 8 और 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 1 1 और ये यहाँ पे आएगा तो 80,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे, 28,000 रुपीज 28,000 ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये बेसिक पॉइंट था कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा किसका होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमें प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए पहले तो हमें चाहिए फॉर्मेट बढ़िया से बना लेते हैं। तो ये फॉर्मेट पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, नहीं पता लगे आप क्वेश्चन तो कर लेते हो लेकिन फॉर्मेट आपको पता नहीं है तो भी आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मार्क्स तो ऐसे कटते नहीं लेकिन फिर भी काटा जा सकता है क्योंकि आपने फॉर्मेटिंग की नहीं। एक प्रॉपर तरीका जो होता है इस क्वेश्चन करने का, वो प्रॉपर तरीका ही है कि फॉर्मेट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये फॉर्मेट हमारा बन गया। यहाँ पे हम हेडिंग क्या डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज ऑन नहीं होगा, फॉर द ईयर एंडेड क्या हो जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम किस साइड को चुन रहे हैं, डेबिट को चुन रहे हैं। ठीक, तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक देखिए ये रहा हमारे पास, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी ईयर के बिगिनिंग में कितना है, 40,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 40,000। फिर इसके बाद आता है टू परचेजेस देखिए हमारे पास कितना है, यहाँ पे परचेजेस है हमारे पास 4 लाख रुपीज का। और ध्यान रखना कि अगर कोई रिटर्न आउटवर्ड होगा यानी जो खरीदा था वो वापस कर दिया तो उसे लेस करेंगे, जिसको हम परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड ये रहा आपके पास कितना, 80,000 रुपीज। तो परचेज हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर के कॉलम में ही पैसा रहेगा 4 लाख रुपीज और इसमें से लेस हो जाएगा
रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना है 80,000 रुपीज, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा 3,20,000 रुपीज। इसके बाद हम डेबिट साइड में और क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो रिलेटेड किससे हो, परचेज से हो, या फिर वो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा हो तो वो आएगा। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड एक एक्सपेंस दिया है, यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज, ध्यान रखना सैलरी पहले हो जाएगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो इसमें नहीं आएगा, लेकिन वेजेस पहले है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ड ये तो सेल्स रिटर्न है। स्टॉक 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड लिख लें जो सबसे पहले मिला था, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड्स हमारे पास कितना है 20,000 रुपीज, और वेजेस एंड सैलरीज है तो 2 वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज है हमारे पास कितना 50,000। डेबिट साइड हमारा कंप्लीट हुआ। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सेल्स। सेल देखिए हमारे पास कितना है, ये रहा सेल्स 3,80,000, और रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सेल्स हमारे पास कितना है 3,80,000, पर्टिकुलर में ये अमाउंट लिखेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास कितना है 20,000 रुपीज, तो ये कितना बचेगा 3,60,000 रुपीज बचेगा। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट में आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। आता तो स्क्रैप सेल भी है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं स्क्रैप सेल नहीं दिया, लॉस बाई फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2018 को 1,30,000 है, लेकिन यहाँ नीचे बोला है नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज रुपीज 1,20,000। अब दो वैल्यू दी है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो दोनों में से यानी जो हमारी बुक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कौन सी, ये जो हमारे पास है। दूसरी जो रिलाइजेबल वैल्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू। दोनों में जो क्या होगा लेस होगा, कम होगा, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो बुक वैल्यू 1,30,000 है और रिलाइजेबल यानी मार्केट वैल्यू कितनी है 1,20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 1,20,000। अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे और टोटल करके देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट ज़्यादा होगा। ग्रॉस लॉस कब आएगा, जब डेबिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में देखिए 360, 120, ये कितना हो गया 4,80,000, किसका, क्रेडिट का। डेबिट में देखिए कितना है 320, 20, 340 और 40, 380, कितना हो गया 3,80,000 और 50,000। 3,80,000 और 50,000 ये कितना हो जाएगा 4,30,000। तो डेबिट का टोटल कितना है 4,30,000 है डेबिट का। तो क्रेडिट ज़्यादा है, डिफरेंस निकाल लो कितना आया 50,000 आया, किसका बैलेंस, क्रेडिट का, यानी क्रेडिट हमारा क्या है ज़्यादा है। अब क्रेडिट ज़्यादा है तो टोटल वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे 4,80,000, 4,80,000। बैलेंस किधर आ रहा है, कम पड़ रहा है डेबिट में, तो डेबिट में लिख दिया। और अगर डेबिट में बैलेंस ही फिगर आया तो प्रेजेंट किसको कर रहा है, क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक खत्म हुआ जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ा, बेसिक कैलकुलेशन देखा फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड थे, और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है उसका एक क्वेश्चन भी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, उसकी एंट्री कैसे होती है, उसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, और फिर लास्ट जो होगा वो हमारा मतलब उसके बाद जो होगा वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।